Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is corporate restructuring. वैसे तो टॉपिक की रूटीन ये रही है कि एट द स्टार्ट ऑफ एवरी टॉपिक हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीजें टेस्ट होनी है. मैं ब्रीफली डिस्कस कर भी देता हूं, लेकिन मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है. तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा. बोला बंद कर दें प्लीज. वो वीडियोस दोनों अपलोडेड हैं, आप वो वीडियोस लाजमी देखिएगा. लेकिन हम थोड़ी डिस्कशन कर भी लेते हैं. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या हम लोगों ने जरा ब्रीफली एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा. नॉलेज चेकलिस्ट है, एग्जांपल्स ऑफ कॉमन रिक्वायरमेंट्स है, कॉमन मिस्टेक्स है, एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. नॉलेज चेकलिस्ट में कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग है एंड पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग है. वी हैव डिवाइडेड टॉपिक्स into 2 parts. First one is capital restructuring, second one is portfolio restructuring. Capital restructuring में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है. हमेशा स्टूडेंट्स को लगता है कि थ्योरी मुश्किल है रिस्ट्रक्चरिंग की, बट मेरा थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है. थ्योरी मुश्किल नहीं है, इसका न्यूमेरिकल मुश्किल है. अच्छा, अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया ना रिस्ट्रक्चरिंग का, तो थ्योरी इतनी तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है. थ्योरी डूएबल है, हो सकती है, कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी इज डिपेंडेंट ऑन द न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल हो गया, थ्योरी हो जाएगी. अच्छा, न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें बनानी पड़ती है. तुम्हें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. यू हैव टू फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट. तुम्हें शायद मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अच्छा, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ा होगा. वो बिजनेस वैल्यूएशन से मुश्किल चीजें तो टेस्ट करने नहीं वाला. वही मेथड है जो पुराने वाले, उसी से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा. हाँ, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फोरकास्टिंग में मसला आता है. क्यों? कोई मुझे कहेगा कि लेट से इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो साथ ही एक अजीब सी कैफियत हो जाएगी, मौत पड़ना शुरू हो जाएगी. यार इनकम स्टेटमेंट SBR F7 ऐसा कुछ आ रहा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पुराने वाली इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी, उसकी बेसिस के ऊपर तुमने फोरकास्टिंग करनी होगी. मतलब सेल्स तुम्हें गिवन होगी, लास्ट ईयर की सेल्स है 100,000. एग्जामिनर विल आस्क यू कि फोरकास्ट करो नेक्स्ट ईयर की सेल और ग्रोथ भी दे देगा. तो क्या मसला है भाई? लेट्स से if 6% growth is given and last year sales is 100,000, so next year sales will be 106,000 आ जाएगी. तो इनकम स्टेटमेंट अगर फोरकास्ट करने के लिए आती है तो बेस पुराने वाली इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके बेसिस के ऊपर तुम्हें फोरकास्टिंग करनी होगी. बैलेंस शीट फोरकास्ट करने के लिए आती है तो पुराने वाली बैलेंस शीट गिवन होगी, तुम्हें उसके बेसिस के ऊपर फोरकास्टिंग करनी होगी. आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लें, पुराने वाली बैलेंस शीट गिवन होती है, तुम्हें उसके ऊपर क्या करनी होती है? फोरकास्टिंग करनी होती है. हाँ, अब क्वेश्चन कहां से और कैसे कैसे आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर. न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप वो जरूर देखिएगा. लेकिन मैं आपको शॉर्टली ब्रीफली यहां पर बता देता हूं कि क्या होना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. देखिए, क्वेश्चन इस तरह से कुछ आ सकते हैं. जो क्वेश्चंस हैं रिस्ट्रक्चरिंग के न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं, जरा हम वो देखने लगे हैं. जो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जामिनर विल आस्क यू टू फोरकास्ट एंड बैलेंस शीट. क्या आप इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट करें एंड बैलेंस शीट फोरकास्ट करें. फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली यू विल फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट एंड सेकेंडली यू विल फोरकास्ट बैलेंस शीट. और वो जो इनकम स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस होगा, रिटेन अर्निंग, that will become part of accumulated retained earning of balance sheet. Eventually income statement will become part of the balance sheet. ये बात ध्यान में रखिएगा. Firstly you will make income statement, then you will forecast the balance sheet. पहले income statement, और हमेशा रूल भी याद रख ले, वैसे भी आपको you know from the basics of accounting कि पहले income statement बनती है, बाद में balance sheet बनती है. तो ये next forecast का मतलब है next year की income statement बनेगी. income statement next day की नहीं बन सकती. इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वार्टर की बन सकती है, बट ACCA में नहीं पूछेगा. नेक्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट पूछेगा.
अब अगर इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट है, नेक्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट है, दैट मींस बैलेंस शीट भी क्या होगी, नेक्स्ट ईयर की होगी। एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल ये आता है, फिर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये आता है। अब जरा ये जरा ध्यान से, वो कहेगा forecast income statement and balance sheet after restructuring। बैलेंस शीट तुम अभी की बनाओगे रिस्ट्रक्चरिंग के इमीडिएट बाद, और इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट है। यहां पर पहला स्टेप क्या होगा, पहले बैलेंस शीट बनेगी इमीडिएट बेसिस पे, और उसके बाद क्या बनेगी, फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अभी की बन जाएगी, आज रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यू कैन मेक बैलेंस शीट ऑन टुडे बेसिस, आज बन सकती है। इनकम स्टेटमेंट आज नहीं बन सकती, इनकम स्टेटमेंट होती है फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर, फॉर द टाइम। इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर की बनेगी, तो यहां पर बैलेंस शीट पहले बनेगी, इनकम स्टेटमेंट क्या बननी है, बाद में बननी है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, फोरकास्ट बैलेंस शीट, अगले साल की बैलेंस शीट है, वर्ड फोरकास्ट नहीं लिखा हुआ बैलेंस शीट के साथ, इसका मतलब बैलेंस शीट कब की बनानी है, अभी की बनानी है। कोई प्रॉफिट नहीं जाना, क्योंकि अभी की अगर बैलेंस शीट बन रही है तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता ना एक दिन के अंदर। जो ऑलरेडी गिवन होगा वो डिपेंड करता है, अगर तो पुराने वाली इक्विटी चेंज नहीं हो रही फिर तो पुराने वाली इक्विटी आ जाएगी, और अगर पुराने वाली इक्विटी बढ़ रही है, लाइक इफ यू रिकॉल पटेल फैमिली क्वेश्चन फ्लॉप फॉर कंपनी, उसमें क्या था, प्रीवियस इक्विटी वाज 90 मिलियन, तो तुमने शेयर कैपिटल 50 से बढ़ाकर 90 कर दिया था, रिटेन अर्निंग सेम थी, पहले भी 5 मिलियन थी, बाद में भी 5 मिलियन। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस इक्विटी इज कैंसल्ड या प्रीवियस इक्विटी इज रिप्लेस्ड विद डेट, जब पुराने वाली इक्विटी खत्म होनी है तो सारी इक्विटी खत्म होगी, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रिजर्व, सारी इक्विटी खत्म हो जाएगी, वन टू ऑल। तो सर इक्विटी में कुछ लिखेंगे नहीं, इक्विटी में फिर क्या लिखेंगे, नए वाली इक्विटी लिखेंगे। डोरिक कंपनी एक क्वेश्चन है, उस पर पुराने वाली इक्विटी 100% खत्म हो जाती है, उस वाली इक्विटी आ जाती है, ये देख लीजिएगा। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी आता है, और ये बहुत कॉमन है, बहुत क्वेश्चन है पूछा हुआ, वो आपको दे देगा, गिवन होगा फोरकास्ट ईपीएस गिवन होगी, फोरकास्ट बैलेंस शीट गिवन होगी, वो 2-3 ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट पूछेगा इसके ऊपर, वो कहेगा कैलकुलेट और असेस impact of these transactions on EPS and balance sheet। वो इन ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट पूछो, और ट्रांजेक्शन बड़ी कॉमन है, क्या होगा, बोरो एंड इन्वेस्ट। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, बोरो एंड रीपरचेज शेयर। तीसरी ट्रांजेक्शन तो कॉमन पूछ सकता है, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड पे बैक लोन। अब इनका इंपैक्ट पूछना, अब इनका इंपैक्ट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, लेकिन पहले इनका इंपैक्ट देखना है तुमने इनकम स्टेटमेंट पे, और फिर जो इनकम स्टेटमेंट में इनका इंपैक्ट देखना है, उसकी डबल एंट्री पास करनी है। उसका एक साइड, उसका एक इंपैक्ट जाएगा अर्निंग्स में, और दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, इधर इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। इन सब का इंपैक्ट देखो, इन सब का इंपैक्ट कहां कहां जाना है, इन सब का इंपैक्ट जाना है एक तो इनकम स्टेटमेंट पे, और एक कहां जाना है, बैलेंस शीट पे। जो इनकम स्टेटमेंट पे इंपैक्ट जाएगा वो कहां जाएगा, अर्निंग्स के अंदर, और इसी का जो दूसरा इंपैक्ट है वो कहां जाएगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी।
जो अर्निंग्स का इंपैक्ट है वो तो जाके रिटेन अर्निंग को हिट कर जाएगा, लेकिन इन ऑर्डर टू बैलेंस द बैलेंस शीट दूसरा इंपैक्ट क्या डालना पड़ेगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने बोरो किया है, अजान सुन लें, अच्छा जी, एक इंपैक्ट अर्निंग्स पे जाएगा और एक इंपैक्ट जाएगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल आपने बोरो किया, बाय बोरिंग न्यू फंड्स आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। एक इंपैक्ट अर्निंग्स पे चला गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो दूसरा इंपैक्ट है, either you have to increase the current liability or you have to reduce the current assets, दूसरा इंपैक्ट लास्ट में डालना। Let's say by borrowing new funds you have invested in current assets or you have invested in long term assets। अब लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करने की वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो अर्निंग में इम्पैक्ट चला गया, उसका दूसरा इम्पैक्ट कहां डालना, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो इनके दो इम्पैक्ट जाने हैं, एक अर्निंग्स के ऊपर और एक करंट एसेट करंट लायबिलिटी के ऊपर। फिर प्लस एक और इम्पैक्ट भी जाना है, क्योंकि बोरिंग है और इन्वेस्टमेंट है, बोरिंग है, रीपरचेज है, डिस्पोजल है और पेबैक है, दूसरा इम्पैक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट पे भी जाना है। लाइक इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा बैलेंस शीट पे डायरेक्टली, नॉन करंट लायबिलिटीज विल इंक्रीज एंड नॉन करंट एसेट विल आल्सो इंक्रीज। सेकंड वाले का इम्पैक्ट क्या जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज एंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स विल रिड्यूस, इक्विटी विल रिड्यूस। थर्ड वाले का इम्पैक्ट क्या जाएगा, नॉन करंट एसेट विल रिड्यूस एंड नॉन करंट लायबिलिटी विल आल्सो रिड्यूस। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसके अलावा क्या आ सकता है रीस्ट्रक्चरिंग वाले एरिया में, रीस्ट्रक्चरिंग वाले एरिया में आ सकता है कोवेनेंट्स की कैलकुलेशन करवाएगा। वो आपको बता देगा कि डेट इक्विटी रेशियो अगले कुछ सालों की ये है, देखो कोवेनेंट ब्रीच हो रहा है या नहीं। आपको अगले नेक्स्ट 3 इयर्स नेक्स्ट 4 इयर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डेट की भी और इक्विटी की भी। डेट कैलकुलेशन सिंपल है, हाँ डेट कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है अगर वो कौन सा डेट दे दे, वो अमोर्टाइजिंग डेट देते। हाँ इक्विटी की कैलकुलेशन मुश्किल है, इक्विटी के लिए तुम्हें अगले 3 साल 4 साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रोटियस। ये चौथी कैलकुलेशन ये आ सकती है। पांचवी कैलकुलेशन कौन सी आ सकती है इसके अंदर, वो भी देखिएगा। फिफ्थ कैलकुलेशन वो आपसे बीटा की कैलकुलेशन करवाएगा। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनी कंपनी, बीटा की कैलकुलेशन करवाएगा। कोइडन के नेम से क्वेश्चन था, मुराडा के नेम से क्वेश्चन है, नवंबर के नेम से क्वेश्चन है। इन सब के अंदर वो कंपनी डिस्पोज ऑफ कर रहा है। पहले कंपनी कंबाइन थी, लेट्स से करंटली यू आर डीलिंग इन 2 डिवीजन्स, 2 कंपनीज है इकट्ठी हैं, एक डिवीजन बेच रहे हो बीच में से। जिस तरह इन कोइडन कंपनी क्वेश्चन, कंपनी इज करंटली ऑपरेटिंग इन होटल सर्विसेज बिजनेस, होटल प्रॉपर्टी भी है होटल सर्विसेज भी है, 2 बिजनेस है। अब होटल प्रॉपर्टी वो बेच रहा था तो बाकी किसमें ऑपरेट करना था, सिर्फ होटल सर्विसेज में। तो वैक की कैलकुलेशन, यहां पर बीटा कैलकुलेशन मींस वैक कैलकुलेशन आएगी। फिर इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आ सकता है, डीमर्जर, डीमर्जर की कैलकुलेशन करवा सकता है। डीमर्जर की कैलकुलेशन क्या करवाएगा, वो कहेगा आपसे मार्केट वैल्यू ऑफ एक डिवीजन कैलकुलेट करें, अगर वो डिवीजन सेपरेट हो जाती है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ सेकंड डिवीजन कैलकुलेट करें। अगर मार्केट वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल डिवीजन्स is greater than the combined market value of business, combined market value of company, तो आपको डीमर्जर करना चाहिए। should do the demerger। इसकी एग्जांपल है, क्वेश्चन है, इसमें तो टेस्ट नहीं हुआ लेकिन
थ्योरेटिकली टेस्ट हुआ है, नोवो कंपनी है, और एक क्वेश्चन टेस्ट हुआ है रोमेज के नेम से। इट्स ओल्ड क्वेश्चन, रोमेज के नेम से। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन को प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाई वी आर डूइंग द मर्जर? बिकॉज कंबाइंड वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल वैल्यू। Why you are doing the demerger? Because individual market values are greater than the combined value. ठीक है, तो ये 6 किस्म की कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकती है और इन्हीं के ऊपर ही थ्योरी पूछनी है। बाकी अगर हम थ्योरी डिस्कस करें तो थ्योरी में स्पिन ऑफ क्या होता है, कार्व आउट क्या होता है, मैनेजमेंट बाय आउट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी सिंपल चीजें, वो आप एक दफा रीड करेंगे, आपको 2 दफा रीड करेंगे आ जाएंगे। बाकी सारी थ्योरी इन्हीं कैलकुलेशन से लिंक्ड है। पढ़े हम कुछ क्वेश्चन करने हैं जी। अच्छा, 2 वीडियोस आपको आपने लास्ट भी देखनी है, वो अपलोडेड है ऑलरेडी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। क्वेश्चन नेम इज, जो हम अभी करने लगे हैं, दिस इज सितंबर दिसंबर 2017 अटेम्प्ट क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। सितंबर दिसंबर 2017।
अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. In A part, discuss the possible reasons. Discuss the possible reasons for the finance director's suggestion that company could benefit from higher level of debt with respect to risk, from protection against acquisition bid and from tax benefits. जो possible reason आपने बतानी है कि finance director की suggestion है कि कंपनी को higher level of debt लेना चाहिए with respect to risk, protection against acquisition bid and tax benefits के लिए. देखते हैं जी, कुछ कुछ बातें जरा ज़हन में आ रही हैं. क्वेश्चन ऊपर पढ़ते हैं. डायरेक्टर साहब ने कहा क्या था. फिर prepare a report for the board of directors of company which estimates and briefly comments on the change in value of the current bond in the coupon rate required for the new bond as requested by the CFO. Estimate and briefly comments on the change in the value of the current bond. आपको market value of the bond कैलकुलेट करनी है, the coupon rate required for the new bond कैलकुलेट करना है as requested by the CFO. एक क्वेश्चन है in past paper लेवांटी कंपनी. अगर आपने वो क्वेश्चन किया हुआ है या क्लास का लेक्चर भी लिया हुआ है तो ये डुएबल पार्ट है, मुश्किल नहीं है. फिर नेक्स्ट कहते हैं एस्टिमेट्स द मैकॉली ड्यूरेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट पेएबल एनुअली एंड फेस वैल्यू repayment and the Macaulay duration based on the fixed annual repayment of the interest and capital as suggested by the CEO. आपको दो दफा Macaulay duration कैलकुलेट करनी है. एक दफा कैलकुलेट करनी है कि इंटरेस्ट पेएबल एनुअली है एंड फेस वैल्यू रीपेमेंट है और बाद में फेस वैल्यू रीपेमेंट कर देंगे. और दूसरा फिक्स एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल के आप क्या पे कर रहे हैं, आप अमोर्टाइज्ड लोन बना के पे कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली हमें क्लास के लेक्चर से याद होना चाहिए कि किसकी मैकॉली ड्यूरेशन कम आएगी, जो अमोर्टाइज्ड बॉन्ड है. अमोर्टाइज्ड बॉन्ड है क्योंकि उसमें रिस्क कम हो जाता है, आप पेमेंट साथ साथ कर रहे होते हैं. ईयर वाइज होगा आपका भी. एस्टिमेट द इंपैक्ट ऑफ टू प्रपोजल. रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट ये है. Estimate the impact of two proposals and how the funds may be used on next year forecast earning, forecast financial position, forecast EPS and forecast gearing. ये impact पूछा हुआ है. अगर मैं बताऊं लिंक करूं तो ये चीज है, ये पूछा हुआ. गिवन फोरकास्ट अर्निंग, गिवन फोरकास्ट बैलेंस शीट है, आपने इसके ऊपर सिर्फ इम्पैक्ट बताना. देख लेते हैं क्या है. नेक्स्ट है जी, यूजिंग द एस्टिमेट फ्रॉम B1, B2, B3 यानी कि अबव 3 पार्ट्स. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रपोजल ऑन द यूज ऑफ फंड्स ऑन खनिजो कंपनी. कंपनी के ऊपर डिस्कशन करें. पॉसिबल रिएक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज ऑन द एक्सपेक्टेड क्रेडिट माइग्रेशन. क्रेडिट माइग्रेशन कहते हैं वो जो रेटिंग में चेंज आता है. इंक्लूडिंग द सजेशन मेड बाय द CEO. कंपनी इक्विटी होल्डर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, करंट एंड न्यू डेट होल्डर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा. Professional marks will be divided in part B for the format, structure and presentation of the report. देखते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर आए. सितंबर 2017 है. कहता है कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी बेस्ड इन अडिला एंड uses the dollar as its currency. The company was formed around 20 years ago and was initially involved in cybernetics, robotics and artificial intelligence with the information technology industry. At that time, due to the risky ventures, company undertook, its cash flow and profits were very varied and unstable. Around 10 years ago, it started an information system consultancy business and a business developing cyber security system. Both these businesses have been successful and have been growing consistently. This in turn has resulted in a stable growth in revenues, profit and cash flows. The company continues its research and product development in artificial intelligence and robotics, but this business unit has shrunk proportionally to the other two units. अब ऐसी कोई मुश्किल, कोई साइंटिफिक बीच में नॉलेज दे देगा कि आपको लगेगा क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल है. अभी क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं हुआ. ठीक है, अभी वो बता रहा है कि वो करता क्या है. Just under 8 years ago, company was successfully listed on the National Stock Exchange, offering 60% of its share capital to external equity holders, while the originally founding members retained the remaining 40% of the equity capital. Company remained financed largely by equity capital and reserves with only a small amount of debt capital. ये company के end पे एक मसला.
कि कंपनी इज नॉट getting the benefits of debt, no exposure of gearing. Due to this and its steadily growing sales revenue, profit and cash flows, it has attracted the credit rating of A from the credit rating agencies. At a recent board meeting, the company CFO argued that it was time for the company to change its capital structure by undertaking a financial reconstruction and be financed by a higher level of debt. As part of our explanation, the CFO stated that company is now better able to bear the increased risk resulting from a higher level of debt finance. यानी कि कंपनी का जो बिजनेस का वो कम है, कंपनी स्टेबल कैश फ्लोस के साथ है, कंपनी वो जो डेट की वोलेटिलिटी है वो एब्जॉर्ब कर सकती है. Would be better protected from predatory acquisition bid if it was financed by higher level of debt. अगर आपने ज्यादा लेवल ऑफ डेट लिया होगा तो आप प्रीडेटरी एक्विजिशन से बच सकते हैं. क्यों? आप योर कंपनी विल बिकम रिस्की फॉर वेंचर and could take advantage of the tax benefits offered by the increased debt finance. और आपको debt finance के benefits भी मिल सकते हैं. Obviously, you will also discuss के benefits एक level तक मिलते हैं, उसके बाद फिर benefits exhaust हो जाते हैं. She also suggested that the expected credit migration from a credit rating of A to credit rating of BBB, if the financial reconstruction detailed below took place, would not weaken company financially. अब ये बात ठीक भी है क्योंकि BBB तक ना investment grade bond होते हैं. BBB से नीचे क्या होते हैं? जंग बॉन्ड्स होते हैं. तो BBB तक अगर रेटिंग आपकी वीक होती है तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर BBB से नीचे चली जाती है, इफ कंपनी मूव टू जंग बॉन्ड्स कैटेगरी, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, फिर वो एडवर्सली इम्पैक्ट लाएगा कंपनी के ऊपर. फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है जी. बोर्ड डिसाइडेड टू कंसीडर द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन प्लान फर्दर बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन. Financial reconstruction plan would involve raising 1320 million new debt finance consisting of bond issued at their face value. The bond would be redeemed in 5 years time at their face value of 100. Fund raised from the issue of new bond would be used to implement one of the following proposals. Either buy back equity shares at the current share price, which would be cancelled after they have been repurchased. So debt issue करेंगे, non-current liability will increase and your equity will reduce. Equity decline कर जाएगी. Invest in additional asset in new business. एसेट में इन्वेस्ट कर दें. दो प्रपोजल है, इनका इंपैक्ट आपने देखना है. ये अगले साल की बैलेंस शीट दी हुई है. नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सारा कुछ दिया हुआ है. फिर सबसे एंड पे कंपनी फोरकास्ट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर भी दिया हुआ है, शेयर प्राइस भी दे दी है. और ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है. रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं क्या आ गया है. मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लैंग्वेज इस तरह की. Non-current liability consists solely of 5.2% coupon bond with the face value of $100 each, which are redeemable at their face value in 3 years time. 3 साल का bond है. These bonds are currently trading at 107.80 per bond. Bond covenant stipulates that should company borrowing increase, coupon payable on these bond will increase by 37 basis point. अगर कहता आपका लोन बढ़ा, जो कि बढ़ना है, तो आपका पुराने वाला बॉन्ड का कूपन बढ़ जाएगा. कूपन 5.2 से 5.57 हो जाएगा. कंपनी pays tax rate of 15%. After tax return on the new investment is estimated at 12%. अच्छा जी, बॉन्ड यील्ड दे दी है आपको अगले 5 साल की. यील्ड स्प्रेड दे दी है उसने सारे. फाइनेंस एक्टर वांट्स टू डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कंपनी करंट बॉन्ड्स इफ द क्रेडिट रेटिंग चेंजेस फ्रॉम ए टू BBB. तो करंट वैल्यू तो आपके पास है ए के ऊपर, तो यू विल कैलकुलेट न्यू मार्केट वैल्यू इफ रेटिंग इज BBB, एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू इफ बॉन्ड यील्ड, इफ स्पॉट यील्ड एंड स्प्रेड्स आर गिवन. वो हर एक को अलग-अलग करना था, ठीक है. अच्छा, furthermore she wants to determine the coupon rate at which the new bonds would be need to be issued based on the current yield curve and the appropriate yield spread given above. तो आपको क्या करना है जी, कूपन भी फाइंड करना है. ये भी एग्जांपल हमने की हुई है. Company CEO suggested that if company paid back the capital and interest of the new bond in fixed annual repayment of capital and interest through a 5-year life of the bond, then the risk associated with the extra debt finance would be largely mitigated. क्या कह रहा है जी? If company paid back the capital interest of the new bond in fixed annual, यानी कि आप अगर amortizing bond बना दोगे तो कहता रिस्क कम हो जाएगा. बात सही कर रहा है. ड्यूरेशन से आप इसको वो भी कर देंगे, मतलब ये एक एविडेंस भी मिल जाएगा आपको.
In this case, it was possible that credit migration by crediting companies from A rating to triple B rating may not happen. फिर तो और अच्छी बात है, मतलब तुम लोन भी ले रही हो तुम्हारी रेटिंग भी कम नहीं होगी. कौन से केस में? Amortizing case में. He suggested that comparing the duration of the new bond based on the interest payable annually and face value in 5 years time with the duration of the new bond where the borrowing is paid in fixed annual payment of interest and capital could be used to demonstrate this risk mitigation. तो आपको दो सिनेरियो की ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है. One scenario is with annual interest and face value at the end. Second scenario is repayment of interest and capital annually. दोनों की तुम्हें क्या कैलकुलेट करनी है जी? मार्केट वैल्यू. सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो लेट्स मूव टू द बी पार्ट. बी के फर्स्ट पार्ट के ऊपर आए. लेट्स कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ करंट बॉन्ड. अगर रेटिंग क्या हो जाती है? ट्रिपल बी हो जाती है. पूछा है ना, एस्टिमेट एंड ब्रीफली कमेंट्स ऑन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट बॉन्ड एंड द कूपन रेट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बॉन्ड एज सजेस्टेड बाय द एज रिक्वेस्टेड बाय द सीएफओ. तो नए वाले बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालते. कैसे निकालेंगे? सॉरी, पुराने वाले बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? बॉन्ड यील्ड्स आर गिवन, स्पॉट यील्ड्स आर गिवन, और स्प्रेड कितना ऐड करेंगे? ट्रिपल बी का. करें, स्टार्ट करें. देखिए, आपको पहले स्पेस थोड़ी छोड़नी पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल हम करेंगे, बाद में थ्योरी हो सकती है. तो वो स्पेस आप छोड़ेंगे और अपेंडिक्स के अंदर जाके आपने सारी कैलकुलेशन करनी है. तो लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने स्पेस छोड़ दी ऊपर. हम कैलकुलेशन करने लगे हैं. पहले कर रहे हैं हम कैलकुलेशन फॉर बी फर्स्ट पार्ट. और बी के फर्स्ट पार्ट में करना क्या है? करंट बॉन्ड जो है उसकी मार्केट वैल्यूज को कंपेयर करना. सो मुझे बताएं, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ करंट बॉन्ड कितनी है? 107.8. यही है. क्या करना है अब आपको? ये कौन सी रेटिंग पे थी? एट ए रेटिंग. अब आपको क्या करना है? न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ करंट बॉन्ड एट ट्रिपल बी रेटिंग. वर्किंग है, यहां आ जाएगा और नीचे जाहिर आप एक दो लाइनों में कमेंट्स कर देंगे. सो लेट्स कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू. कितने साल का बॉन्ड है पुराने वाला? रिडीमेबल इन 3 years टाइम. सबसे पहले लिख लें ईयर्स. हम पर बॉन्ड में करेंगे. व्हाट इज द कूपन रेट ऑफ द करंट बॉन्ड? 5.57. न्यू बॉन्ड में तो 5.57 होगा ना. क्यों बोला? क्योंकि रेटिंग डिक्रीज ही कब होगी? जब व्हेन यू विल टेक द न्यू लोन. तो इट विल बिकम 5.57. 5.57 और लास्ट ईयर में आएगा 105.57. रिडेम्पशन वैल्यू मिल रही होगी.
अच्छा जी, फर्स्ट ईयर का बताएं, फर्स्ट ईयर की यील्ड कितनी है? 1.5 प्लस 0.7 ऑफ ट्रिपल बी, 2.2 आ गया। सेकेंड 1.7 प्लस 0.81, 2.51 आ जाएगा। थर्ड वन 1.9 प्लस 0.94, 5.57 आया है। प्रीवियस कूपन इज 5.2% और कूपन विल इंक्रीज बाय 37 बेसिस पॉइंट इफ यू टेक न्यू लोन। तो 0.37 प्लस 5.2 मिलकर 5.57 बन जाएगा। निकाले, कैसे वैल्यू निकाले, आंसर निकालें। फाइनल आंसर एग्जैक्ट अच्छा, why market value is almost same? Previously, its previous market value was 107.8 and its new market value is almost same 107.81. Why both market values are same? Actually market value गिरनी चाहिए थी, because अगर क्रेडिट माइग्रेशन होती है, if your rating falls from A to triple B, जो yield होती है वो बढ़ जाती है। आपको पता है ना, जब रेटिंग गिरती है तो रिक्वायर्ड रिटर्न विल इंक्रीज, इन्वेस्टर विल डिमांड मोर रिटर्न, so your market value should fall, but here market value is same because your bond starts paying a higher coupon. अगर तो तुम कूपन 5.2 देते तो मार्केट वैल्यू तुम्हारी डिक्रीज हो जाती, बट योर बॉन्ड स्टार्ट्स पेइंग 5.57। उधर से यील्ड बढ़ी, इधर से तुमने कूपन बढ़ा दिया, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। सो मार्केट वैल्यू विल रिमेन ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें कहूं रिकैलकुलेट करो मार्केट वैल्यू एंड लेट्स टेक द कूपन ऑफ 5.2, तो आंसर नीचे आ जाना था, 107 तो नहीं आना था ना। जब रेटिंग गिरती है तो यील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे पता चला सर आपको? क्वेश्चन में देखो, एक ही यील्ड देखो कितनी है पहले साल की, ए रेटिंग हो तो 0.4 और ट्रिपल बी में कितनी है 0.7, और इसी यील्ड से तुम डिस्काउंट कर रहे हो, यही ऐड करके डिस्काउंट कर रहे हो ना। तो व्हेन यील्ड इंक्रीजेस मार्केट वैल्यू विल फॉल, बट हियर मार्केट वैल्यू इज सेम बिकॉज योर बॉन्ड इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कूपन। कूपन बढ़ गया, नीचे से रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे का फिर कैंसिल आउट कर दिया, ये रीजन, वरना मार्केट वैल्यू ने गिरना था। हाँ बस ये 2 लाइनें कमेंट नहीं, अब तो दिखानी नहीं है, सेम क्या दिखाओगे, 0.01 का कुछ भी नहीं ना, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है।
आपने लिखना है सेम, और सेम लिखने की रीजन बतानी है। आपने लिखना है इफ यील्ड if rating falls, yield will increase, and at higher level of yield your market value should decrease, but here market value is same because bond has increased the level of coupon. होता ही इनवर्स, होता ही इनवर्स। क्वेश्चन तसीफ 1.022 ऐसे आया है। 1 ईयर की स्पॉट यील्ड देखो 1.5 है, और उसमें ट्रिपल बी का स्प्रेड ऐड कर देना है, क्योंकि नाउ रेटिंग हैज फॉल टू ट्रिपल बी, तो 1.5 प्लस 0.7 किया है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बी का फर्स्ट पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ, बी के फर्स्ट पार्ट में कुछ और भी पूछा हुआ। एंड द कूपन रेट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बॉन्ड। अब आप नया बॉन्ड इशू कर रहे हैं बट आपको कूपन नहीं पता। अच्छा, नए बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या होगी? नए बॉन्ड की तो पुराने बॉन्ड की ना 107। क्यों? 107.81 तो पुराने वाले बॉन्ड की है। नहीं निकाल, मार्केट तो पूछी नहीं, कूपन पूछा हुआ है। रिक्वायरमेंट में जाओ, बी के फर्स्ट रिक्वायरमेंट में एंड पे, एंड द कूपन रेट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बॉन्ड। देखो एक वक्त में एक चीज मिस हो सकती है, कूपन रेट मिस होगा तो मार्केट गिवन होगी, मार्केट में दी होगी तो कूपन रेट मिस कर सकता है। तो मार्केट तो नहीं दी हुई, क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम कर रहे हैं कि बॉन्ड किसके ऊपर इशू होगा? पार वैल्यू, पार वैल्यू। ठीक है, तो करें फाइन। नहीं आईआरआर वाले नहीं, कूपन ऑफ न्यू बॉन्ड। So new bond market value is 100 and market value is the present value of all future cash flow. In first year coupon is X। कितने साल का बॉन्ड है? और एक 5 सेपरेट भी बनेगा। अब डिस्काउंट फैक्टर है, इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 हो गया, इसका हो गया 1.022 माइनस 1, 1.025 माइनस 2, 1.0284 माइनस 3, फोर्थ वन देखें 2.2, 3.25, 3.25 और लास्ट है जी 2.5 प्लस 1.12, ये कितना आता है? फर्स्ट एक्स सॉल्व करो। कितना आ रहा है?
197 point 9 और ये सब हंड्रेड है। ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड कर लो, कितना बनता है एक्स्ट्रा ऐड करो। फोर पॉइंट फाइव 4.557x plus 83.7. So market value is the sum of all future coupon and redemption value. So x कैलकुलेट कर ले 3.57 3.57 डॉलर. Obviously percentage में you will divide it with 100 face value से divide करेंगे तो ये 3.57% बन जाएगी. So in order to raise 1.32 billion value new bonds, you will have to issue the new bonds at 3.57%. अब ये पहली दफा टेस्टिंग नहीं की थी, ये पहले भी टेस्ट किया हुआ उसने. और जब उसने पहली दफा टेस्टिंग की थी, फर्स्ट टाइम एवर, तब उसने टेक्निकल आर्टिकल लिखा था पहले इसके, फिर टेस्टिंग की थी. बेसिस तो इतना शरीफ सुलझा हुआ एग्जामिनर है. अब आपकी बारी है, आप भी अच्छा कुछ करें. Next, estimate the Macaulay duration of the new bond based on the interest payable annually and face value repayment. ये जो अभी आपने कूपन कैलकुलेट किया ना, अभी 3.57 वाला, इसी की बेसिस के ऊपर आप Macaulay ड्यूरेशन कैलकुलेट करें. अगर इंटरेस्ट एनुअली पे होता है और फेस वैल्यू कब पे होती है, एंड पे. फिर दोबारा Macaulay ड्यूरेशन कैलकुलेट करें अगर बॉन्ड कौन सा है, अमोर्टाइजिंग है, 3.57 पे एनवीटी फैक्टर कैलकुलेट करके. तो करते हैं ड्यूरेशन कैलकुलेट. याद है ड्यूरेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट. पहले सारे कैश फ्लोस लिख लो, टेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, डिवाइड द ईच प्रेजेंट वैल्यू विद द टोटल, और फिर मल्टीप्लाई विद द रेलेवेंट ईयर. उन सबको सम करें. स्टार्ट करें कैलकुलेशन.
अच्छा, every year cash flows are 3.57. अच्छा, कैलकुलेट करें प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट फैक्टर वही यूज करने ऊपर वाले, टोटल नहीं चाहिए ना, इंडिविजुअल चाहिए। 3.49 proportion 0.0349, 0.034, 0.0328, 0.0314, 0.867। ऐसी अब क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज ईयर्स। अच्छा, आप पहले ईयर से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में 100 पे डिवाइड कर दें, तब भी ठीक है। into 1, into 2, into 3, into 4, into 5। पॉइंट 09 क्या था? नेक्स्ट 4.7। नहीं, वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है, बस ये निकालनी। दोबारा कैलकुलेट करें ड्यूरेशन। If interest and principal payable annually। याद है मोटाइजिंग बॉन्ड में सबसे पहले क्या करते थे, इक्वल अमाउंट फाइंड करते थे। So let's say loan amount is 100। एक पार बॉन्ड से करेंगे ना, एक सिंपल एक बॉन्ड से। लेट्स से लोन अमाउंट इज 100। सो एन्युटी फैक्टर निकालें 3.57 पे। आप 1320 से भी कर सकते हैं, 1320 ज्यूम कर लें। लोन अमाउंट 4.51 क्या था? पॉइंट अभी कैश फ्लो आ गया हर साल के।
करें, इसकी ड्यूरेशन फाइंड करें। 3.57 3.57 भी कर सकते हैं ये 3.57 पे किया एनविटी फैक्टर है ये। मतलब उसी का इफेक्ट है और दूसरा भी रेट कौन सा होता है उसमें भी कर सकते हैं 3 पॉइंट कुछ नहीं बताया। ऐड ना सही 100 आपने एज्यूम की मार्जिन नहीं, लोअर अमाउंट है। सर ये एज्यूम मतलब से लिखेंगे ठीक है, करें जरा। कितने साल में वापस करना है ये 22.19? कितने इंस्टॉलमेंट में वापस हो रहा है लोन? 5। करें, डिस्काउंट करें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, कैलकुलेट ड्यूरेशन,
Calculate the present values. Present value बताओ. 21 पॉइंट. अच्छा ये उस पे किया ना यील्ड के ऊपर 2.2 फिर 2.51 20 40 total is 0.3. अच्छा इसमें पहले ईयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि जरा डिफरेंट हो जाए. करे कितना आता है? टोटल क्या आ रहा है? $95. Two point. So it is evident from the duration calculation that duration of amortizing bond is lower, and duration of amortizing bond is lower, that means overall risk will reduce. पहले कितना था 4.51 अब 2.9 हो गया. $4.51 थी, 4.7 थी, 2.9 हो गई. अब अभी तक जितना है उससे डिस्कशन में क्या मिल रही है कि अगर हम नया वाला लोन लेते हैं तो पुराने वाले बॉन्ड होल्डर्स को एतराज होना चाहिए, क्योंकि गेयरिंग बढ़ रही है. जब गेयरिंग बढ़ती है तो पुराने वाला डेट होल्डर भी क्या डिमांड करेगा? ज्यादा. बट यहां उनको एतराज इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बॉन्ड तो रिड्यूस ही नहीं हो रही, आपने कूपन बढ़ा दिया है. अब नए वाले बॉन्ड का इंपैक्ट भी आता है, लेकिन अगर नया वाला बॉन्ड तुमने रेज कर लिया है बेस्ड ऑन अमोर्टाइजिंग स्ट्रक्चर तो शायद आपकी रेटिंग भी क्या हो, डाउन ना हो, लेस रिस्की होगा. कोवेनेंट्स नहीं पड़ेंगे ना, मेन यही है. तो कोवेनेंट्स नहीं पड़ेंगे तो इक्विटी होल्डर को भी बेनिफिट है, वो भी ज्यादा नहीं मांगेंगे. नहीं होगी अगर मोटाइजिंग बॉन्ड है, वरना रेटिंग डाउन हो जाएगी. अच्छा एक और बात आप ये भी लिखेंगे कि लेट्स से इफ यू डू नॉट रेज फंड्स यूजिंग अमोर्टाइजिंग स्ट्रक्चर तो आपकी रेटिंग डाउन हो जाएगी फ्रॉम ए टू BBB. स्टिल ये मैनेजेबल है क्योंकि स्टिल आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड. स्टिल ये मैनेजेबल है, ऐसे बहुत बुरा इंपैक्ट नहीं है इसका भी. हाँ शेयर होल्डर उस पर ज्यादा डिमांड करेगा तो वो हम देखते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, गेयरिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो भी निकालना अगले पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आओ, कैलकुलेशन वाले. Estimate the impact of two proposals on how the funds may be used on next year forecast earning. Forecast by financial position, forecast EPS and forecast gearing. तो forecast earning और forecast balance sheet ही हमें कैलकुलेट करनी है असल में इम्पैक्ट. तो
ईपीएस उसी से निकल आएगी। तो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स दी हुई है इसमें, 3 कॉलम बनाने हैं आपने। करंट स्ट्रक्चर, क्या है जी अर्निंग्स क्या है अभी? $350 million, राइट? करंटली तो 350 मिलियन है ना, और शेयर्स कितने हैं? 400। ईपीएस कैलकुलेट करें, 0.87 प्रपोजल 1 पे आए, एक तो अर्निंग ऊपर वैसे ही आ जाएगी। प्रपोजल 1 था क्या? बायबैक इक्विटी एट द करंट शेयर प्राइस व्हिच वुड बी कैंसिल्ड आफ्टर दे हैव। अच्छा लोन लेना है ना, पहले तो लोन लिया है, तो लोन की वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन इंटरेस्ट। क्या कौन कौन से? एक तो 1320 का नया लोन है, कितना इसके ऊपर कूपन पे कर रहे हैं? 40.05। एग्जिस्टिंग लोन कितना है? इसके ऊपर कितना आ रहा है? 0.37। .38। Is there any other impact? प्रपोजल 1 में 3.7 कह रहे ना, तो कूपन बढ़ जाएगा पुराने वाले लोन का। कोई और इम्पैक्ट तो नहीं है ना? अर्निंग्स बताएं। आफ्टर टैक्स किया है। These are 9.57। क्या लिखा हुआ? जो पुराना लोन है 120 मिलियन, उसका कूपन पहले 5.2 था, 5.57 हो जाएगा, 0.37 बढ़ जाएगा। सिर्फ इंक्रीज। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक भी कर रहे हैं। पुराने शेयर्स कितने हैं? बट यू आर बाइंग बैक शेयर्स एट करंट मार्केट वैल्यू। एक शेयर कितने का बाय करो? देखो 11। तो कितने शेयर्स बाय किए? 1320। मिलियन के शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 280।
350 क्या है? हाँ माइनस किया है। पिछली इक्विटी खत्म हो जाएगी। नहीं, इट शुडंट बी 5.37, 5.2 तो पहले ही आप चार्ज कर रहे थे। 0.37 से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सिर्फ इंक्रीज इन इंटरेस्ट आएगा ना। 5.2 तो पहले ही चार्ज हुआ हुआ, पुराना लोन है। ईपीएस बताएं। 1 पॉइंट आप बोरो कर रहे हैं 1320, एक शेयर कितने का वापस खरीद रहे हैं? 11 का। तो 1320 डिवाइड बाय 11, कितने शेयर बायबैक किए? 0.20 मिलियन। बाकी कितना रह गया? 280। पैसे कितने हैं? 1.32 बिलियन। एक शेयर कितने का बायबैक कर रहे हो? 11 का। तो कितने शेयर बायबैक किए? बस 1.2 मिलियन ही, 120 मिलियन। 120। नेक्स्ट पे आए प्रपोजल 2 पे। हाँ जी बताएं, प्रपोजल 2 क्या है? एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, कोई इम्पैक्ट है उसका? 12% का रिटर्न है। रिडम्पशन में कुछ नहीं है, बताया नहीं हुआ। एक तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट है, ये तो सेम है ना। 40.05 और 0.38 है। लोन लेगी, ऐसे ना पैसा लगाने है ना। क्या कह रहे हैं आमिर? ये डिस्काउंट फैक्टर जो दिया हुआ है नहीं, 12% डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिया हुआ, ये लिखा हुआ है आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है। नंबर ऑफ शेयर्स आर 400। बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट के ऊपर आए, 3 कॉलम बनाए। आफ्टर टैक्स है ना। अच्छा, करंट में तो कॉपी करेंगे हम लोग।
नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, NCLCL 1735 530 2265 400 share capital 2100 1700 है रिजर्व टोटल इसका 20 और कुछ ज्यादा आगे निकल गया वो पास मैं आगे निकल तुम लेट 2045 जल्दी दो प्रपोजल 1 के ऊपर आए। पहले तो लोन इंक्रीज हो गया, तो 120 में 1320 ऐड कर दें, कितना आएगा? 1440। और शेयर्स आपने 120 मिलियन शेयर्स बायबैक कर लिए हैं। 120 मिलियन शेयर्स माइनस होंगे उसमें से $1 करके यहां से, और 120 इंटू $10 करके यहां से। Up to the par value will be deducted from share capital and over and above amount will be deducted from reserves. ये 280। अभी 500 ना करें क्योंकि ईपीएस का इम्पैक्ट भी डालना है हमने। इसमें पहले ईपीएस कितनी शामिल है रिजर्व में? 350 माइनस कर दें, प्लस क्या कर दें न्यू ईपीएस 309.57। रिजर्व एडजस्ट हो जाएगा। नॉन करंट एसेट सेम है। अब ये जो इंटरेस्ट में इंक्रीज आया है, तुम इसको करंट एसेट में भी डाल सकते हो, करंट लायबिलिटी में भी डाल सकते हो। करंट लायबिलिटी में दोनों को ऐड करें कितना बनता है? 40.43। ये बन गया 85.43। ये 530 है। बताएं ये रिजर्व का टोटल बताएं। नहीं वैसे निकलेगा। पहले वाली अर्निंग इसलिए डिडक्ट की है कि क्योंकि ये फोरकास्ट बैलेंस शीट है, इसमें पुराने वाली अर्निंग शामिल है, तो अर्निंग हमने एडजस्ट कर दी है ना अब इसलिए। हाँ 739.57 टोटल एक्टिविटी क्लियर हुआ है ये? प्रपोजल नंबर 2 पे आए। हमारी पॉइंट क्लियर हुआ? 1735 में प्लस कर दे 1320, कितना आ जाएगा? इसको सेम ही रखते हैं। बैलेंस शीट में डाल दें, बल्कि रिटर्न को इसमें ऐड कर देते हैं। रिटर्न कितना है? 158.4 है। 158.4 इसमें ऐड कर दें करंट एसेट्स में। 3743 टोटल कितना आ जाएगा? 3743.4। अच्छा जी, ये 400 ही है।
अच्छा, इसमें से लेस होगा पुराने वाली ईपीएस अर्निंग, सॉरी नए वाली ऐड हो जाएगी 467.97 577.54। पहले वाली अर्निंग्स हमने इसलिए डिडक्ट की हैं क्योंकि ये फोरकास्ट बैलेंस शीट है, ये फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट है, उसने अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट निकाल के दे दी है। अब जब पुराने वाली वो फोरकास्ट अर्निंग्स को तुमने ठीक किया है तो उस अर्निंग को निकाल देंगे, जो ठीक वाली अर्निंग वो डाल देंगे, बस ये काम किया। गलत है? 18 गेयरिंग कैलकुलेट करें। गेयरिंग है डेट इक्विटी रेशियो है, क्या है? अच्छा, गेयरिंग में कुछ भी कर सकते हैं, डेट इक्विटी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो क्या करना है, डेट इक्विटी या गेयरिंग? एक ही बात। डेट कितना है करंटली? 120। इक्विटी कितनी है? 2100। 2100 करंट कितना आता है? 5.5। कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में देखें, $459 है। 459 प्लस 280 कितना बनता है? 379। कितना बनेगा? 195%। नेक्स्ट पे आ जाएं, 1440 10 22। हाँ ठीक है, कितना आंसर आता है? 65%। एक मसला है इन कैलकुलेशन में, एक मसला है। गेयरिंग हमने कैलकुलेट की है, इट सीम्स लाइक इन प्रपोजल नंबर 1 गेयरिंग इज और डेट इक्विटी रेशियो इज वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट 200%, इट्स ऑलमोस्ट डेट इज डबल देन द इक्विटी। बट अगर तुम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको सरप्राइजिंगली रिजल्ट बहुत डिफरेंट मिलेंगे। करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर इज 11 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सेकंड फर्स्ट प्रपोजल में 280 को मल्टीप्लाई करें 11 से, 3080 से अगर मैं करूंगा इसको सॉल्व तो रिजल्ट एंटायरली चेंज आ जाएंगे, 46%। और फोर्थ वाले में तो बहुत ही कम आ जाएगा, थर्ड वाले सेकंड केस में, और करंट वाले केस में भी बहुत ही कम आएगा। ये डेट इक्विटी रेशियो हमने बुक वैल्यूज की बेसिस पे निकाली है, बुक वैल्यू की बेसिस पे निकाली है ना। अगर आप मार्केट वैल्यू की बेसिस पे निकाले तो आंसर इंटायरली क्या आ जाएगा?
डिफरेंट आ जाएगा, मतलब इतनी रिस्की नहीं है कंपनी जितनी लग रही है। सर टोटल फाइनेंस से डिवाइड करें, यानी तो- डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा? वो गेयरिंग रेशियो होती है, बात तो एक ही है। क्या हम वो बता देंगे एक्सपोजर कितना है, कितना फाइनेंस हमने किया है गेयरिंग एक्सपोजर? हाँ, लेकिन वो कंपैरिजन फिर गेयरिंग को गेयरिंग से कर रही है, कंपैरिजन डेट इक्विटी को डेट इक्विटी से कर रहे हैं। सर आप इसलिए कहना चाह रहे हैं कि डेट जो है 1440 ये मार्केट वैल्यू पे है? डेट मार्केट वैल्यू पे, इक्विटी जो है वो बुक वैल्यू पे। और इक्विटी अगर बुक मार्केट वैल्यू पे लेते हैं तो गेयरिंग इतनी खतरनाक नहीं है, इतना डेंजरस लेवल नहीं है। बट फ्रॉम द परसेंटेज which we have calculated, it seems like that gearing is extraordinarily high at high level, और कोई कंपनी मुश्किल में, ऐसा नहीं है। हमने दोनों से कैलकुलेट करनी है, हम बता देंगे। हमने तो कमेंट्स करने हैं, उसके नंबर मिलने हैं। नहीं, हम बुक वैल्यू से भी करते हैं, मार्केट वैल्यू से भी करते हैं, दोनों से करते हैं। बुक वैल्यू क्लियर आपको पिक्चर ना शो कर रही है, लेकिन जो कोवेनेंट्स वगैरह लगते हैं वो बुक वैल्यू पे लगते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगते हो। ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू वाला चक्कर? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, उसने गेयरिंग का पूछा हुआ है। तो आप कह रहे हो तो कॉर्पोरेट जो पढ़ना है तो बुक पे पढ़ना है, लेकिन वो रियल लाइफ की बात कर रहे थे। बुक पे तो नेगेटिव पॉइंट है ना, बुक वैल्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा है। दोनों कैलकुलेट कर लें तो बेहतर है, अगर मार्केट में गिवन होगा ना, गिवन ही ना होती मार्केट में। प्रपोजल टू बेटर है। नहीं, इतना आसानी से नहीं बता देना, प्रपोजल टू बेटर है, देख लेते हैं। हाँ, प्रपोजल 1 की ईपीएस है 1.11, प्रपोजल 2 की ईपीएस है 1.17। प्रपोजल 1 के अंदर जो गेयरिंग है और डेट इक्विटी है वो 195% है, प्रपोजल 2 में वो कंपैरेटिवली कम है। तो प्रपोजल 2 वैसे तो बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन इसमें इतने आसान नहीं है, इसमें कमेंट्स आपने बहुत ज्यादा करने हैं। देखो पॉइंट नंबर 4 देखें, यूजिंग द एस्टिमेट फ्रॉम B1, B2, B3, discuss the impact of the proposed financial reconstruction in the proposal on the use of the funds on Conejo company, possible action of credit rating companies, company shareholders, company current and new bond holders। बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। Conejo कंपनी जो इटसेल्फ, पूरी कंपनी के लिए क्या इम्पैक्ट है इन सारे सबका, इन सबको तीनों बातें डिस्कस करनी थी आपने, B1, B2, B3, बट वी विल डिस्कस। बताओ मौत पड़ गई है, क्या हो गया बताओ। देखिए आप डिस्कस करेंगे कि कंपनी करंटली हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ गियरिंग, ठीक है, 5.7% गियरिंग है, और कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा डेट का एडवांटेज नहीं उठा रही। अकॉर्डिंग टू द MM थ्योरी हमें डेट का एडवांटेज उठाना चाहिए। अभी ये बातें ज़्यादा नहीं लिखनी, क्योंकि ये बातें तुम ए पार्ट में डिस्कस कर चुके हो, ये बातें तुम ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बातें तुम ए पार्ट में डिस्कस कर चुके हो। ए पार्ट क्या था, यही पूछा हुआ था। अब कंपनी के लिए क्या फायदा है, देखो कंपनी के लिए पहला फायदा क्या है, कंपनी अगर नया लोन लेगी तो कंपनी को उसके ऊपर टैक्स सेविंग्स के एडवांटेज मिलेंगे, एक फायदा। कंपनी अगर नया लोन लेगी, कंपनी विल बिकम मोर रिस्की फॉर द प्रीडेटर्स, फॉर द एक्वायरर्स। कोई बंदा आपकी कंपनी एक्वायर करने क्यों आता है, उसको सिनर्जी नजर आ रही होती है, उसको कोई आपकी कंपनी में कोई ग्रोथ के चांसेस, कोई बेनिफिट, कोई कैश नजर आ रहा होता है, या इवन एक सिनर्जी की एग्जांपल है डेट कैपेसिटी नजर आ रही होती है। इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ डेट, तो शायद आपकी कंपनी कोई अच्छा सूटेबल टारगेट उस कंपनी के लिए नहीं होगा। तो दूसरा फायदा कंपनी के लिए, या कंपनी एक्वायर नहीं होगी, दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपने नया लोन ले लिया है बेस्ड ऑन अमोर्टाइज स्ट्रक्चर, तो आपकी क्रेडिट माइग्रेशन में नहीं होगी, आपकी रेटिंग में नहीं डाउन होगी, ठीक है, यही रहेगी। लेकिन इफ कंपनी ने फिर भी अगर लोन ले लिया है नया लोन और रेटिंग डाउन हो भी जाती है, तो BBB रेटिंग बहुत ज्यादा मतलब पॉइंट ऑफ कंसर्न भी नहीं है,
ठीक है वो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन स्टिल आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड के अंदर हैं, स्टिल वो मैनेजेबल है। पुराने वाले डेट होल्डर आपके अगेंस्ट भी नहीं होंगे, बिकॉज यू आर पेइंग मोर कूपन टू दोज बॉन्ड होल्डर्स। फिर करंट स्ट्रक्चर से ज्यादा बेहतर है इवन प्रपोजल 1 एंड प्रपोजल 2 दोनों। क्यों? क्योंकि करंट में ईपीएस कम है, प्रपोजल 1 प्रपोजल 2 में ईपीएस ज्यादा है। आल्दो प्रपोजल 1 में गेयरिंग और प्रपोजल 2 में गेयरिंग ज्यादा हो रही है, बट इफ वी थिंक अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू पर्सपेक्टिव तो गेयरिंग मैनेजेबल है, इतनी ज्यादा नो वो कर दिखा दें या वैसे आप बता सकते हैं। ईपीएस भी रिस्क भी लिखें, रिस्क भी बता। टैक्स भी लिखना है, बोला मैंने टैक्स में लिखेंगे, लिखना है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वो कंक्लूजन अभी तक तो पॉजिटिव बातें हैं ना सारी, नेगेटिव बातें तो ऐसा है कंक्लूजन में देना। पॉसिबल रिएक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के पॉसिबल रिएक्शन क्या है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट माइग्रेशन क्या है, इंक्लूडिंग द सजेशन मेड बाय द सीईओ। आप बताएंगे कि अगर हम नया बॉन्ड लेते हैं तो जाहिर है हमारी रेटिंग डाउन हो जाएगी, लेकिन ये मैनेजेबल है क्योंकि स्टिल हम किसके अंदर है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के पर्सपेक्टिव से हम बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी नहीं है, बिकॉज वी आर स्टिल इन द इन्वेस्टमेंट बॉन्ड कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड कैटेगरी। और अगर अकॉर्डिंग टू द सजेशन मेड बाय द सीईओ अगर आप नया लोन ले लेते हैं एट अमोर्टाइजिंग स्ट्रक्चर, तो फिर आपकी रेटिंग भी मे बी डाउन ना हो, आपकी रेटिंग उसी लेवल पे रहे। और अगर रेटिंग डाउन नहीं होती, उसी लेवल पे रहती है, तो क्रेडिट माइग्रेशन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के लिए तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। और इतना ज्यादा नए लेवल ऑफ लोन के ऊपर भी अगर आपकी रेटिंग मेंटेन रहती है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। नहीं ये लिखेंगे ऊपर, जरा कम लिखना है ना आपने वाला पॉइंट, क्योंकि पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, बातें तो वही है सारी। फिर इक्विटी होल्डर्स के लिए क्या है, इक्विटी होल्डर्स के लिए प्रीवियसली कंपनी क्या कर रही थी, रिलाई कर रही थी ओनली ऑन द इक्विटी। अब कंपनी डेट के ऊपर रिलाई कर रही है, अब कंपनी विल बिकम मोर रिस्की, कंपनी विल बिकम मोर रिस्की। बट अगर कंपनी स्टेबल कैश फ्लोस के साथ है और बिजनेस रिस्क कम है, तो कंपनी कैन अफोर्ड टू टेक मोर फाइनेंशियल रिस्क। बट ये फाइनेंशियल रिस्क अब आपको पे भी कर रहा है, किस तरह से पे कर रहा है, आपकी ईपीएस हैज इंक्रीज फ्रॉम लेवल ऑफ 0.87 से कितना हो गया है, 1.17 हो गया, आपकी ईपीएस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ ये शेयर होल्डर के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि इतनी ज्यादा गेयरिंग जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को इंक्रीज कर देगी, बट ये कंपनसेट हो रहा है कि आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ये पॉइंट लिखेंगे। हाँ एक कंसर्न है स्टिल कि यू हैव टेकन नाउ लोन ऑफ 1320 million for 5 years. What will happen at the end of 5th year अगर तुमने amortizing स्ट्रक्चर ना लिया तो? 5वें साल के एंड पे तुम लोन कैसे वापस करोगे 1.32 बिलियन का? वो शेयर होल्डर के लिए टेंशन होगी कि कंपनी लोन कैसे वापस करेगी, और वो भी मैनेजेबल है। कैसे? यू विल टेक न्यू लोन एंड पे बैक द प्रीवियस लोन। इसको मतलब रोल ओवर करना, आप रोल ओवर कर लेंगे पुराने वाले लोन को। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ को रोल ओवर बोलते हैं। ये चीज हो सकती है। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रपोजल तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, हम दोनों डिस्कस करने लगे ना, डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। अगर प्रपोजल 1 चूज होती है तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। प्रपोजल 1 के अंदर आपकी ईपीएस कंपेयर टू प्रपोजल 2 कम है। प्रपोजल 1 के अंदर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो गए तो पुराने वाले डायरेक्टर्स को भी इशू होगा, क्योंकि उनकी वो जो शेयर होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपके जो पुराने वाले जो रिमेनिंग 60% शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने शेयर्स ना बेचे तो फिर इनकी शेयर होल्डिंग तो डाइल्यूट हो जाएगी। हाँ अगर सबने इक्वली बेच दिए फिर कोई इंपैक्ट नहीं आना, परसेंटेज में तो सेम रहेगा। और दूसरा, अगर शेयर बायबैक करना शुरू करोगे तो एक इम्पैक्ट आता है। शेयर बायबैक करने का फायदा क्या होता है, मार्केट वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। ये एक फायदा होगा आपको, कैपिटल गेन एक मिल सकता है, मार्केट वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी।
ठीक है। और प्रपोजल 2 के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप पैसा लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, जो कि आपको नजर भी आ रहा है ईपीएस के अंदर। बाकी कंपनी के करंट एंड न्यू डेट होल्डर के ऊपर भी पॉजिटिव डिस्कशन है। पुराने वाले डेट होल्डर को पॉइंट उनका कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन वो कंसर्न ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एड्रेस हो रहा है, ठीक है। और नए वालों का पॉइंट ऑफ कंसर्न भी एड्रेस हो सकता है अगर तुम कौन से वाला लोन ले लेते हो, मोटाइजिंग, और अगर स्टिल अगर तुमने दूसरे वाला लोन लिया है, आपकी रेटिंग स्टिल क्या है, मैनेजेबल है, BBB के अंदर करे। लेकिन जो माय डैड इज उसकी रेशियो तो जमीन आसमान का फायदा 1 और 2 नहीं, जमीन आसमान का फर्क नहीं है। अगर तुम इक्विटी की पर्सपेक्टिव से देखो, मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो दोनों मैनेजेबल है। नहीं, सबसे आखिरी पॉइंट में हम कोवेनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हाँ बिल्कुल सोचेंगे। प्रपोजल 1 और 2 में तो हाँ हमने ओवरऑल प्रपोजल 2 को जाहिर है थोड़ा प्रेफरेंस देनी है। प्रपोजल 2 इसलिए भी बेहतर है, उसमें रिस्क कम है और रिटर्न क्या है, ज्यादा है। लेकिन करंट प्रपोजल के लिहाज से रिस्क ना, करंटली तो आप रिस्क था ही नहीं आपका, करंटली यू आर नॉट रिलाइंग ऑन डेट। ये तो गलत पॉलिसी है। अकॉर्डिंग टू द एमएम थ्योरी हमें लोन लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर बहुत बड़ा है। अभी तो आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखा है, आंसर तो भी आना है। देखो तो बाकी नीचे तो न्यूमेरिकल है सारा। नहीं, ये तो इसमें मुश्किल चीजें तो कुछ नहीं थी यार, चीजें लिंक थी। एक दफा आंसर देख लें प्लीज। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पता क्या है, वो एग्जामिनर करता क्या है, वो रिपोर्ट मांगेगा आपसे बी पार्ट में, ए पार्ट में रिपोर्ट नहीं मांगेगा। ए पार्ट वैसे ही अलग दिया होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख लें, ए पार्ट की रिपोर्ट ही नहीं मांगता। तो अब मैं जब क्वेश्चन का आंसर शुरू करता हूं ना, लेट्स से ये मैंने इधर आंसर शुरू करना है, ये मेरा पेज है। तो आपने अगर पहले 4 पेजेस छोड़े हैं, पहले 3 पेजेस छोड़े हैं, तो ए पार्ट सारा लिखना है। कोशिश करें आप ए पार्ट के लिए पूरा पेज ही छोड़ दें, ठीक है। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते, ए पार्ट जल्दी खत्म हो जाता है, तो बी पार्ट फिर यहां से स्टार्ट अगर कर देते हैं, तो फिर बी पार्ट के लिए रिपोर्ट लिखनी है। अगर पूरा पेज छोड़ देते हैं, तो फिर आपने बी पार्ट स्टार्ट ही कहां से कर देना है, नेक्स्ट पेज से। ये पार्ट बी होगा। अब गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स रिपोर्ट के पेजेस छोड़ देते हैं, उनको बाद में पता चलता है कि ए पार्ट भी लिखना है, ए पार्ट की जगह नहीं होती। तो ए पार्ट सबसे पहले वाले पेज पे ए पार्ट, फिर बी पार्ट की रिपोर्ट, और फिर आपने मुझे अपेंडिक्स बनाना है जिसके अंदर डिटेल होगी सर। नहीं, ए पार्ट बाद में नहीं लिखना, ए पार्ट शुरू में लिखना, नहीं लिखना बाद में। भाई ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया, ए पार्ट आता ही ना। नहीं, ए पार्ट आता, देखो ऐसा नहीं होगा कि ए पार्ट आता नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना बीच में, कुछ अपनी तरफ से। देखो एक बात याद रखें, थ्योरी जब आपने पूरा P4 पढ़ा है एंड यू हैव डन अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़कर गए हैं, इतने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसका आंसर ना दे सकें। हाँ, उसकी जगह छोड़ दो, अगले क्वेश्चन करना शुरू कर दो। लेट्स से आफ्टर डूइंग 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, आपको अचानक से ए पार्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये जो नॉलेज होता है ना, ये जो आप अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं एग्जाम में, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अच्छी तैयारी करके गया है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप सब अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अच्छी तैयारी करके गया, उसने ए पार्ट पढ़ा, उसके माइंड से ही गायब हो गया, पता नहीं क्या आता है।
लेट्स से ये जो एमएम थ्योरी गायब होगी, पता नहीं एमएम थ्योरी होती क्या, तो एग्जाम प्रेशर में लेट्स से हो गया, नहीं आ रहा ज़हन। आपने बी पार्ट पूरा कर लिया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए। बिलीव मी, आप इसको आजमा लें, आप में से किसी के साथ हुआ भी होगा, आपको आना शुरू हो जाएगा ये पार्ट, आपको याद आ जाएगा अच्छा यार ये पार्ट में तो ये होगा। तो आप ऐसे छोड़ दें उसको, उसकी स्पेस छोड़ दें, बाद में कर लेना उसको। तो डिपेंड करता है थ्योरी पूछ के या नहीं पूछ के। अगर एनपीवी की कैलकुलेशन और उसकी डिस्कशन है तो पहले कैलकुलेशन होगी फिर डिस्कशन होगी, लेकिन अगर एनपीवी की कैलकुलेशन है और रिपोर्ट बनानी है तो पहले रिपोर्ट की जगह छोड़नी है, बाद में कैलकुलेशन करनी है। अगर रिस्क का क्वेश्चन है और उसकी डिस्कशन है तो पहले रिस्क की कैलकुलेशन होगी फिर डिस्कशन होगी। रिपोर्ट है तो पहले आपने करनी है। टॉरिक कंपनी यूट्यूब पे है, प्राइसोज है, बस ये हमने क्लास में किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये न्यू है। वैसे क्वेश्चन तो काफी पुराना है लेकिन ये करना है, डूएबल है, डूएबल। तो हम स्टेपल कंपनी कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन अभी नहीं किए हुए, वो मर्जर वाले पार्ट निकाले। ख्याल रखिएगा और कल क्लास में आने से पहले मर्जर रिवाइज करके आना। अल्लाह हाफिज। सर ये स्लाइड्स और लेक्चर भेज दीजिएगा।